हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेजर क्लासेस ऑफ सोशल साइंस। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम रिसोर्सेज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, फिर रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय resources. So what are resources? Resources is everything which is available in our environment and can satisfy human needs. But it should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. तो हम कह रहे हैं जो कुछ भी हमारी एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो सब रिसोर्सेज है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमें उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, ठीक है। एंड इकोनॉमिकली फीजिएबल, मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या सोलर एनर्जी है, मतलब अगर सोलर पैनल्स लगाना चाहता है, ठीक है, वो चाहता है इस रिसोर्स को यूज करना, सोलर एनर्जी को, लेकिन वो इतना महंगा है कि वो उसे यूज ही नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए रिसोर्स नहीं हुआ ना। तो रिसोर्स वो ही है जो इकोनॉमिकली फीजिएबल, अफोर्डेबल भी हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल ऑल्सो, मतलब जहां पर हम रिसोर्सेज को यूज करें तो सोसाइटी कहना चाहिए कि हाँ आप इसको एज अ रिसोर्स यूज कर लो, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो वो रिसोर्स नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, बहुत पहले चिपको मूवमेंट हुई थी, तो वो जंगल काटना चाहते थे हिमालयन रीजन में, तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था कि नहीं, ये ट्रीज नहीं कटूंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि उस फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज किया जाए। इट वॉज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो फिर उस चीज को रोक दिया गया था। फिर वो रिसोर्स नहीं है। अगर सोसाइटी कह रही है कि आप इसको एज अ रिसोर्स नहीं यूज कर सकते, समझ में आ गया। तो ये 5 चीजें हो गया आपकी रिसोर्स की डिफाइन में। रिसोर्सेज आर एवरीथिंग विच आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट एंड दे शुड सेटिस्फाई योर नीड्स, एंड आपको उसे यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, और सोसाइटी शुड एग्री टू यूज दैट थिंग एज अ रिसोर्स। चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिसोर्सेज। फाइन। तो अब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यूजुअली हम कहते हैं जो कंट्री रिसोर्स रिच होती है उतनी ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट होती है। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हम एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करें कि खाली रिसोर्सेज का होना जरूरी नहीं है, रिसोर्सेज के साथ साथ उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होनी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी को कौन यूज करेगा? ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो कि अगर हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं फ्रॉम नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंस्टीट्यूशंस। ये पॉलिटिकल, सोशल, आपके एजुकेशनल, हेल्थ, किसी भी चीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। और आप जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करोगे आपकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। ये रिलेशनशिप है बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन बींग्स दे टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर with the help of technology in order to produce institutions, and more the institutions are produced, it will help to accelerate development. इसका मतलब अगर कोई भी देश तरक्की करना चाहता है तो 2 चीजें उसके पास मस्ट होनी चाहिए, एक तो रिसोर्सेज और दूसरा उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी। तभी वो देश क्या कर सकता है? तरक्की कर सकता है। आगे बात समझ में। फिर अगर हम कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं हम अभी क्या डिस्कस करें कि रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स नेचर से लेते हैं और फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इक्वेशन में जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? तो अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर।
तो इन दिस चैप्टर वी आर सेइंग दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वो फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के। इसका क्या मतलब हुआ कि रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज? इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज को वैल्यू देने वाला, उनको यूज करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ नीचे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कोल है, वो तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक ह्यूमन बीइंग्स उसे यूज करके थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ना जनरेट करें। कोल से पता है ना आपको, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कोल बेकार है अगर उसे ह्यूमन बीइंग्स उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करें। वो तभी रिसोर्स है जब वी आर यूजिंग इट टू जनरेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज वाई वी से रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इन फैक्ट रिसोर्सेज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो रिसोर्सेज तब तक नहीं है जब तक हम उनको यूज कर रहे हैं। हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी से जब तक हम कुकिंग नहीं कर रहे, इट इज नॉट अ रिसोर्स। समझ में आ गया? तो रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो अभी तक आपको रिसोर्सेज की डिफाइन समझ में आना चाहिए, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए, और आपको साथ में समझ में आना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। और अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि उनके बिना रिसोर्सेज को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। बस आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि किस क्लासिफिकेशन के बेसिस, मतलब किस बेसिस पर क्लासिफाइज किस रिसोर्सेज किस वे में क्लासिफाइड है। ये आपकी बुक में डिटेल्स में नहीं है, पहले ये था, अब ये वाला सारा पार्ट डिलीट हो गया है। बस आपको नाम याद रखना है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको वो चीज टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर। तो इसके हिसाब से बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, और आपने बचपन से ही पढ़ा है बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो लिविंग में क्या जाता है? फॉरेस्ट एनिमल्स, और नॉन लिविंग में क्या जाता है? मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, ये सब आपके क्या आ जाते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। दे आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के हिसाब से। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं अर्थ पर जो कभी खत्म नहीं होंगे, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, वो लिमिटेडली अवेलेबल है। तो जो रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे उनको हम क्या कह देते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे कैन बी रीप्लेनिश्ड। ठीक है, दे विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, दे आर अनलिमिटेड, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये वो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने दो क्लासिफिकेशन की, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है। जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे आपका घर है वो आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, वो सब क्या है? इफ वी टॉक अबाउट इन रूरल एरियाज, किसी का अपना फार्म है तो वो सब क्या आ जाएंगी? इंडिविजुअल रिसोर्सेज आ जाएंगे। सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स लिविंग इन दैट कम्युनिटी। जैसे अगर हम कहें विलेज पॉन्ड, गांव के जितने भी लोग हैं वो उस पॉन्ड को यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम कहें पार्क्स में आप जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, ये सब क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज है, बिकॉज दे आर अवेलेबल टू ऑल। इसके अलावा नेशनल रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, रेलवेज है, रोड्स है, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज है। इनफैक्ट एक देश की बाउंड्री में जो कुछ भी आता है ना बेटा, वो सब क्या है? नेशनल रिसोर्स है। इवन आपके हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर जरूरत है उससे तो वो एक्वायर कर सकती है। एंड द लास्ट इज नेशनल रिसोर्स
ये इंटरनेशनल बॉडीज से रेगुलेट होता है। जैसे बेसिकली ये क्या है, ओशन वाटर्स में है, ठीक है। जो ओशंस हैं उनमें जो एरिया है दैट इज, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल, लाइक इसमें द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड इकोनॉमिक जोन्स, जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, EEZ स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, उसके बियॉन्ड जितना भी एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपके 4 तरह के रिसोर्सेज है। समझ में आ गया, क्योंकि बस आपके पास उतना ही है। अब इसके बाद लास्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्सेज कितने डेवलप्ड है। पहली बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रीजन से हो सकता है, शायद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अभी उन्हें यूज नहीं करना चाहती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट हम उसे यूज नहीं करें, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है हमारी जरूरतों को पूरा करने का। सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज है जिनका हम सर्वे कर चुके हैं, हमें क्वांटिटी क्वालिटी पता है, और हम प्रेजेंटली उन रिसोर्सेज को यूज करें, और इनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज स्टॉक, ये वो रिसोर्सेज है जिनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो वो कहते हैं जैसे वाटर है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे कि हम क्या कर सके, इकोनॉमिकली फिजिएबल तरीके से उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सके, अफोर्डेबल तरीके से। तो इसीलिए उन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, स्टॉक, रिजर्व। जैसे आपके व्हीकल्स में भी रिजर्व होता है ना, कि जब खत्म हो जाए तो हम तब उसको यूज करेंगे, पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो रिजर्व वाला यूज हो जाएगा। तो कुछ चीजों को अभी हम, जैसे कोई रिवर है, हम उसको डैम बना के, उस पर डैम बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसे करंटली यूज नहीं कर रहे, अभी हमने उसको फ्यूचर यूज के लिए छोड़ दिया है। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कह देते हैं, रिजर्व कह देते हैं, ठीक है। दैट इज द रिसोर्सेज विच at present we are not using, we will use them in future, so they are reserves। समझ में आ गया आपको, हमने ये सारी तरह की क्या करी है, क्लासिफिकेशंस करी है 4 तरह की। तो आपको बस पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे किस किस तरह के रिसोर्सेज क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्स पीरियोडिक्स वगैरह में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो आ सकता है, कि अगर हम ये रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, द इम्पैक्ट्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो पहली चीज है दैट इज डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम कह ही रहे हैं कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग अपने लालच की वजह से रिसोर्सेज को इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज खत्म ही ना हो जाए। तो अगर हम किसी भी चीज को ओवर यूटिलाइज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ के पास तो बहुत है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से सोसाइटी किस में डिवाइड हो गई, हैव्स और हैव नॉट्स में, या फिर रिच और पुअर में। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ हमेशा। जैसे सपोज करो जो अमीर लोग हैं उनके जितने भी कमरे रहेंगे, लाइक बेडरूम्स रहेंगे, उनके सबके साथ वॉशरूम्स रहेगा, उनके पास स्विमिंग पूल्स रहेंगे, जिसमें 4 जनों की फैमिली के लिए सो मैनी वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। लेकिन अगर जो बहुत गरीब लोग हैं, जो कि स्लम एरियाज में रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनके यहाँ एक टैप है, उसी टैप में वो एक लाइन लगा के सब लोग जितने उनके पास बर्तन है उनमें वो पानी भर के ले जाते हैं। बस एक टाइम है जिसपे उनको पानी मिलता है, उसके अलावा दे डोंट हैव। तो देख रहे हो, किसी के पास इतना पानी वेस्ट करने के लिए और किसी के पास बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो आप देख रहे हो कि ये किसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। तो जो बेचारे पुअर हैं उनके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी नहीं रहता। इसका मतलब सोसाइटी में क्या बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है ना। तो ये भी हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। एंड फाइनली जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं,
मतलब हमारी एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से हार्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या एक काम है कार्बन डाइऑक्साइड का कि वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी तो जो वो हीट सन की एब्जॉर्ब करे वो भी बढ़ेगी, तो उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। और हमें पता है ओजोन लेयर डेप्लीट होती जा रही है, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है सन की, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन का कनेक्शन होता है व्हेन लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। देखो हमारे रिसोर्सेज को यूज करना हम कह रहे हैं बहुत जरूरी है। अगर हम रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो हम तरक्की भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसे ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि हम ओवर यूटिलाइज करेंगे तो बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द indiscriminate यूज ऑफ रिसोर्सेज या ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 3 मेन प्रॉब्लम्स आते हैं। नाउ विल मूव टू, अब हम क्या करें? अब हमें डेवलपमेंट तो करनी है ना, रिसोर्सेज तो यूज करने हैं, लेकिन किस तरह से करें? तो द सोल्यूशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो विल टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना बेटा 3 चीजें, बस ये ध्यान रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज ना तो हमें कम यूज करने, अगर हम कम यूज करेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक इस तरह की डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करेंगे विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को भी नहीं हार्म होना चाहिए। और रिसोर्सेज हमें किसके लिए सेव करने हैं? फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करने हैं। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन हमें रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचाने हैं, और साथ साथ हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं करनी है। इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब ये बात आई कहाँ से? कहाँ सबसे पहले डिस्कस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में। इसमें अलग अलग देशों के 100 से भी ज्यादा देशों के लोग आए थे, और इसमें एजेंडा 21 वॉज पास्ड। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले यूज किया था टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज द मेन एम वॉज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होने देना है, पॉवर्टी से फाइट करना है, जो डिजीजेस ग्लोबल कॉर्पोरेशन से खत्म की जा सकती है तो हमें उससे भी फाइट करना है। तो ये एक छोटा सा आपके पास एक पैराग्राफ की बना है एजेंडा 21 और अर्थ समिट से रिलेटेड, तो ये एमसीक्यूज के लिए हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye for now, and if you like my video, please do share and subscribe it. Bye for now.